नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका। हरियाणा न्यूज के खास पेशकश खबर गरम है में आपका स्वागत है। नेपाल में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि अब बिहार पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई फ्लैश फ्लड से रसुआ में भारी तबाही हुई। 8 लोगों की मौत की खबर है। सैकड़ों लोग लापता हैं और अब त्रिशूली नदी में बढ़ा पानी गंडक के रास्ते बिहार में दस्तक दे सकता है। बिहार के 6 जिलों में हाई अलर्ट है। गंडक बैराज पर निगरानी बढ़ा दी गई है और एसएसबी की रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं। नेपाल की तबाही से बिहार तक कैसे बढ़ा खतरा, देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल में आसमान से आफत बरसी, नदियां उफनी और देखते ही देखते बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई फ्लैश फ्लड से रसुआ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा तो टिमूरे और कई इलाकों में घर और दूसरी संपत्तियां पानी की चपेट में आ गई। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बाढ़ में बह गया। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। लेकिन नेपाल की आफत अब बिहार के लिए खतरे की घंटी बन गई है। नेपाल में बाढ़ से तबाही, बिहार में अलर्ट। नेपाल के फुरके खोला इलाके में त्रिशूल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा है। आशंका ये है कि ये बाढ़ की लहर आगे बढ़ते हुए गंडक नदी तक पहुंच सकती है। इसी खतरे को देखते हुए बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया। गंडक बेसिन से जुड़े पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली समेत संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। कोसी बेसिन के जिलों में निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासन को तटबंधों और नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश हैं। गंडक बैराज के गेट जरूरत के अनुसार सावधानी से संचालित करने के लिए कहा गया है। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी भी पूरी तरह अलर्ट है। 11 रेस्क्यू एंड रिलीफ टीमें अलर्ट की गई हैं, जबकि 7 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। यानी नेपाल में आई बाढ़ सिर्फ वहीं की तबाही नहीं, बिहार के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है। अब नजर नेपाल से आने वाले पानी और गंडक कोसी के जलस्तर पर है। नेपाल की बाढ़ ने बिहार की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन अलर्ट है, बैराज पर निगरानी है, रेस्क्यू टीमें तैयार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि नेपाल से आने वाला पानी बिहार की नदियों में कितना उफान लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चंडीगढ़ से खबर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज अहम बैठक हुई। मानसून सत्र की अवधि पर मुहर लग गई। 3 दिन का ही मानसून सत्र रहेगा। सीएम और नेता प्रतिपक्ष हुड्डा समेत बीएसई के तमाम मेंबर मौजूद रहे इस बैठक में। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग उठाई थी, लेकिन मना कर दिया गया। मांग की थी, राजनीतिक मुद्दे बहुत है भाई। एचकालन का है, हमारे एडजॉर्नमेंट मोशन है, हमारा क्वालिफिकेशन है और बहुत लॉ एंड ऑर्डर है, करप्शन है, बहुत सारी इश्यूज है। मांग की थी, राजनीतिक मुद्दे बहुत है भाई। एचकालन का है, हमारे एडजॉर्नमेंट मोशन है, हमारा क्वालिफिकेशन है और बहुत लॉ एंड ऑर्डर है, करप्शन है, बहुत सारी इश्यूज है। देखिए, जब भी सेशन चला है, सेशन के अंदर विपक्ष के द्वारा इस प्रकार की बातें करना स्वाभाविक ही है, परंतु विपक्ष के पास ही मुद्दा कोई नहीं है। सरकार तो जवाब देने के लिए भी, चर्चा करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। हर सवाल का जवाब भी दिया जाएगा और चर्चा भी होगी, चर्चा की बात करेंगे, परंतु तथ्यों के आधार पर हो, झूठ के आधार पर ना हो। क्योंकि झूठ फैलाना, झूठ बोलना विपक्ष के पास यही मुद्दा है और नहीं। कांग्रेस के समय में भी जो सेशन की अवधि थी वो घंटों में होती थी, घंटों में सेशन की अवधि होती थी, परंतु हमारे माननीय स्पीकर साहब बड़े दिल के व्यक्ति हैं, जो वो तय करते हैं। और बीएससी में जो चर्चा होती है
उसके ऊपर मुहर लगती है और सभी बैठ करके उसमें हमारे विपक्षी दल के भी नेता होते हैं और हम भी होते हैं। माननीय स्पीकर साहब की अध्यक्षता में जब चर्चा होती है तो उसको बैठ करके फाइनल करते हैं। मीटिंग में सभी मेंबर्स पहुंचे और जो भी सदन में आने वाले दिनों में कामकाज का जो एजेंडा है वो प्रस्तुत किया गया और उस पर सबकी सहमति हो गई है। तो वो अवधि बढ़ाने के लिए बढ़ानी थोड़ी नहीं होती है, वो तो जो भी उनका काम है, जो उनका एजेंडा है वो लेके आए, वो वॉकआउट ना करें। देखिए, उन्होंने आज तक कभी भी जनहित में एक भी बात नहीं उठाई, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही इन लोगों ने बस अपनी बात करेंगे, बात करते तुरंत वॉकआउट करके चले जाएंगे। क्या इन्होंने कभी किसी भी जो क्वेश्चन इन लोगों ने उठाया आज तक एक का भी जवाब सुना है? बीएससी की बैठक को लेकर खबर पहुंचा रहे हैं। बीएससी की बैठक में तय किया गया कि सत्र 3 दिन का ही रहेगा, जिस पर विपक्ष नाराज है। चूंकि विपक्ष का कहना है कि मुद्दे तमाम हैं और 3 दिन बहुत कम है सरकार से सवाल जवाब करने के लिए, और 3 दिन से ज्यादा ये अवधि होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष को बीएससी की बैठक में इस बात के लिए मना कर दिया गया। हालांकि सरकार ने ये जरूर कहा कि आप पूछिए सवाल, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप वॉकआउट मत कर दीजिएगा। आप सुनने का मादा रखेंगे तो आपको हर एक सवाल का जवाब भी मिलेगा। देखिए, बीएससी की मीटिंग थी, 3 दिन का हमारा जो है ये मानसून सत्र है, जिसमें 27 तारीख को है, 28, 29 और 3 की छुट्टी है, और उसके बाद जो है 31 तारीख को सेशन है और उसके बाद 1 तारीख का सेशन है। एक तो हमने कहा कि बहुत सारे कांग्रेस के पास जो है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, आप सदन की जो है अवधि बढ़ाने का काम करें, जिसपे उन्होंने कहा जी हमारे पास बिजनेस नहीं है। तो हुड्डा साहब ने यही कहा, सीएम साहब ने, कि हमारे पास तो बिजनेस ही बिजनेस है, सारा गुड़गांव डूबा पड़ा है। तो उन्होंने कहा जी चंडीगढ़ भी डूबा पड़ा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, चंदा चोरी है, HKRM है, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास। तो हमने अपने एडजर्नमेंट मोशन और कॉल अटेंशन उसमें लगाए हैं। दूसरा, हमने उनसे यही अनुरोध किया है कि 0 आवर सब जगह रहे, सभी को मौका रहे, और कॉल अटेंशन एडजर्नमेंट मोशन जो है वो हमारे एक्सेप्ट किए जाएं, और जो भी हम सबके चर्चा है वो हमारे को विपक्ष को पूरा समय उसमें दिया जाए। हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। पंचकुला में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम ने ग्लासगो में तिरंगा ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी, पुरस्कृत किया। पंचकुला में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ग्लासगो में देश का तिरंगा ऊंचा करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक समेत कुल 39 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 122 खिलाड़ियों में 24 खिलाड़ी हरियाणा के थे, जिन्होंने कुल 11 पदक अपने नाम किए। हरियाणा के 11 पदकों में से 6 पदक प्रदेश की बेटियों ने जीते। इनमें 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं। वहीं मुक्केबाजी में भारत के 7 स्वर्ण पदकों में से 6 स्वर्ण हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश की खेल नीति सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं है। सरकार खिलाड़ियों को सम्मान, सुरक्षा और भविष्य में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर भी काम कर रही है। समारोह में 24 पदक विजेता खिलाड़ियों को कुल 13,97,50,000 रुपए की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को मिली है। साथियों, यह खिलाड़ियों की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास
और राष्ट्र के प्रति समर्पण का ये परिणाम है। लेकिन इस गौरवशाली अभियान में हरियाणा ने फिर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथियों, हमारी आबादी हम सब जानते हैं कि देश की कुल आबादी का केवल 2% है। लेकिन जब हमारे साथियों युवा खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो हमारी मौजूदगी कहीं बड़ी है। साथियों, इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 122 खिलाड़ियों में से 24 खिलाड़ी साथियों हरियाणा के थे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, इन 24 में से हमें यह भी बड़ा गर्व की बात है कि हमारे 23वें कॉमनवेल्थ गेम में साथियों 122 खिलाड़ी भारत की तरफ से साथियों गए, 24 खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से खेले। मुझे गर्व है कि हरियाणा का हर दूसरा खिलाड़ी पदक लेकर के इस पवित्र भूमि के ऊपर आया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, आज 24 खिलाड़ियों को 13,97,50,000 रुपए की नगद राशि देने का भी आज काम किया जा रहा है। लेकिन साथियों, यह केवल आज की घोषणा नहीं है। पिछले लगभग 12 वर्षों में हमने प्रदेश के 17,544 खिलाड़ियों को 742 करोड़ रुपए की नगद राशि देने का काम ये हरियाणा सरकार ने पिछले 12 वर्षों के अंदर किया है। साथियों, हमने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों को तैयारी हेतु अग्रिम राशि देने का भी साथियों प्रावधान किया है, ताकि पैसे की कमी के कारण किसी खिलाड़ी की ट्रेनिंग न रुके। साथियों, हमने अवार्ड विजेता खिलाड़ियों के मासिक मानदेय में भी साथियों बढ़ोतरी की है। अब खेल रत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन, ध्यानचंद और तेंजिंग नार्गे अवार्ड विजेताओं को प्रति माह साथियों 20,000 रुपए तथा भीम अवार्ड विजेताओं को प्रति माह 5,000 रुपए मानदेय देने का काम भी हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, अगर हौसले आपके बुलंद हैं तो आपके लक्ष्य को पाने से कोई रोक नहीं सकता। और खास करके हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि हमारी छोरी भी छोरों से कम कोणा। उन्होंने भी दुनिया में तिरंगा लहरा कर दिखा दिया कि अब बेटियां घर की शान नहीं, इस तिरंगे की पहचान भी भारत की बेटियां बनी है। साथियों, इस बात को कहते हुए हमें इस बात की खुशी होती है जब ये खिलाड़ी पदक लेकर आते हैं। सिर्फ एक पदक ही लेकर नहीं आते हैं, बल्कि हिंदुस्तान और भारत के उन खिलाड़ियों के जज्बे को, भारत के उन खिलाड़ियों जो उनके देखकर ये रोल मॉडल मानते हैं, उनको हिम्मत को ये दाद देते हैं, हिम्मत को गवाही देते हैं कि हम भी आने वाले समय पर इन खिलाड़ियों की तरह भारत के तिरंगे को ऊंचा लहराने का काम करेंगे। ये हमारे सभी हरियाणा के रोल मॉडल हैं। किस प्रकार से भारत के युवाओं में और हरियाणा के युवाओं में ये उत्साह और ऊर्जा देने का काम हमारे ये बैठे हुए खिलाड़ी करेंगे। साथियों, ये हरियाणा सरकार, ये नायब सिंह सैनी सरकार हमेशा से खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है। खिलाड़ी के लिए जो भी सुविधाएं इसके लिए करनी पड़े, उसके लिए हमेशा नायब सिंह सैनी सरकार तत्पर रहती है। हरियाणा सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान और नकद पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया। समारोह में प्रदेश की बेटियों के शानदार प्रदर्शन और मुक्केबाजी में हरियाणा के दबदबे की भी मुख्यमंत्री ने जमकर तारीफ की। रक्षाबंधन के एक विज्ञापन से शुरू हुआ विवाद अब सियासी तकरार में बदल गया है।
अभिनेत्री कृति सेनन के पहनावे को लेकर उठे सवालों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनका समर्थन किया तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर ही पलटवार कर दिया। विज ने कहा कि महिलाओं को अपने पसंद के कपड़े पहनने की पूरी आज़ादी है, लेकिन साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पारसी हैं, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म और संस्कृति की जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, चीनी के बढ़े हुए दामों को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस के चीनी लंगर पर भी विज ने कांग्रेस को घेरा। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार, लेकिन इस बार राखी के एक विज्ञापन ने सियासत को गरमा दिया। विज्ञापन में अभिनेत्री कृति सेनन के पहनावे को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी। विरोध के बीच कृति सेनन ने भी अपनी बात रखी, कहा कि त्योहार की खूबसूरती कपड़ों में नहीं बल्कि उसकी भावना में होती है। कृति सेनन के इस पोस्ट को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर अपना समर्थन जताया। राहुल गांधी ने लिखा कि एक महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है, ये उसकी अपनी पसंद है। साथ ही महिलाओं को ट्रोल नहीं करने की अपील भी की। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद हरियाणा में सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा। विज ने कहा कि महिलाओं को अपने पसंद के कपड़े पहनने की आजादी है, लेकिन राहुल गांधी को हिंदू धर्म और संस्कृति की जानकारी नहीं है, क्योंकि वो पारसी हैं। यानी कृति सेनन के एक विज्ञापन से शुरू हुआ विवाद अब महिला की पसंद और पहनावे से निकलकर धर्म और संस्कृति की सियासत तक पहुंच गया। नहीं, आजादी है, लेकिन हम अपने धर्म और परंपराओं का भी सम्मान रखते हैं। राखी एक पवित्र त्योहार है, भाई बहन के आपस के प्रेम का त्योहार है, और उस वक्त क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए ये हमारे सारे हिंदुस्तान की बहनें जानती हैं। राहुल गांधी तो पारसी है, उसको क्या पता हिंदू धर्म, संस्कृति, संस्कार क्या होता। वहीं चीनी के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस के चंडीगढ़ में किए गए चीनी वितरण पर भी अनिल विज ने पलटवार किया। विज ने कहा कि केंद्र सरकार ने चीनी का आयात किया है और जल्द ही कीमतें सामान्य हो जाएंगी। विज ने कांग्रेस के चीनी लंगर पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में चीनी लेने के लिए लंबी लाइनें लगती थी। ऐसे में एक तरफ राखी ऐड को लेकर बयानबाजी और दूसरी तरफ चीनी के दामों पर सियासी वार। अनिल विज ने दोनों मुद्दों पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। देखिए, चीनी के लिए जो कठिनाई आई, केंद्र सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और बाहर से बहुत बड़ी मात्रा में चीनी का आयात किया है और जल्दी ही चीनी के रेट ठीक हो जाएंगे। ये कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए। इनके राज में तो चीनी डिपो पे मिलती थी, लाइन लगा के जाना पड़ता था। मैं खुद जाता था लाइन लगाने अपने घर की चीनी लेने के लिए। इनके राज में तो ये हाल था। अपना राज ने इनका हाल नहीं इनको याद आता, अपना राज ने इनको याद आता, तब क्यों नहीं करा इन लोगों ने। कुल मिलाकर रक्षाबंधन के विज्ञापन से उठा विवाद अब खुलकर सियासी मंच पर आ गया है। राहुल गांधी के कृति सेनन के समर्थन वाले बयान पर अनिल विज ने पलटवार किया। वहीं चीनी के मुद्दे पर भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, यानी त्योहार के बीच सियासत का पारा भी चढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम में जलभराव की समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। हुड्डा ने दावा किया कि अगर समय रहते ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जाता तो लोगों को हर बार जलभराव की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। साल में गुड़गांव को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे ले रही है। ना सीवरेज ना है, ना और कोई सिस्टम ठीक करते, ना सफाई करते, ना ड्रेनेज का काम करते। अब आप तो गुड़गांव आते जाते रहे हो जी। आज से 12 साल पहले कभी इतना बढ़ाओ, बारिश तो इससे बहुत ज्यादा हुई है। अब इनको गुड़गांव एक ऐसी शहर बनाने का काम किया था हमने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा वो करना चाहिए। बल्कि पानी के लिए एक अलग से नहर खोद दी हमने वहां से,
यमुना से, ताकि पानी की कमी ना हो। तो इनको निकासी का तो इनको करना है, क्यों नहीं, क्यों चौक पड़े हैं इसको, क्या कारण है? जो अंडर टर्न बनाए हैं, अंडरब्रिज बनाए, अंडरपास, वो क्यों नहीं उनका निकासी का स्थान बनाया? साफ करो भाई, हमारे तो 10 साल रही सरकार, इनके तो 12 साल हो गए, क्यों नहीं करते? है कमीशन है, उसको करना पड़ेगा। समय पर ड्रेनेज की सफाई करनी पड़ेगी, सीवरेज की सफाई करनी पड़ेगी, और पंपिंग इंजन लगाने पड़ेंगे बाहर लाने के लिए। बस पिंजौर में एक बुटीक शॉप के अंदर महिला के गला काटकर हत्या का मामला सामने आया। सनसनीखेज मामले से पूरे इलाके में हड़कंप है। रतपुर कॉलोनी की रहने वाली महिला बुटीक में घायल अवस्था में मिली। एक व्यक्ति महिला को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ महिला के पास से मिली एक डायरी को भी जांच में शामिल किया। डायरी में महिला के पति, सास, ननद और देवर के नाम लिखे मिले। पिंजौर में बुटीक शॉप के अंदर महिला के गला काटकर हत्या से सनसनी फैल गई। महिला रतपुर कॉलोनी की रहने वाली बताई जा रही है। महिला को घायल अवस्था में एक व्यक्ति अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। जांच के दौरान महिला के पास से एक डायरी बरामद होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि डायरी में महिला के पति, सास, ननद और देवर के नाम लिखे हुए हैं। ऐसे में पुलिस डायरी में दर्ज नामों और महिला की मौत के बीच किसी संभावित कड़ी की भी जांच कर रही है। फिलहाल हत्या की वजह और वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सर, मैं रोंडा के सामने अगरवाला फर्नीचर पता में काम करता हूँ, और जी एक लेडीज घर से दारू पजा करके निकली थी, और इन्होंने दुकान के अंदर लंबे पड़ के कापी में ये देख रहे थे, तो उन्होंने बोले कि भैया भैया वहाँ पे एक मैडम लंबी पड़ी हुई है, जाके देख लो। तो जी वहाँ 2-4 जनाने भी थे, उन्होंने बोले कि भैया इनको जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। एक बंदा वहाँ से बाइक से गुजर रहा था जी, उसके बाइक में बैठा के मैंने यहाँ तक पहुँचाया जी। मैंने नहीं जानता जी, इनको नहीं पहचानता। लेडीज का नाम भी नहीं पता? नहीं सर, नाम पता नहीं जी, घर पता नहीं है, कुछ नहीं पता जी। मैं तो डायरी लगाता हूँ जी। 12-15-12-20 के बीच में हमारे पास एक केस आया था, एक लेडी थी 25 से 30 साल की उम्र थी, उसकी अननोन है हमारे पास। वो उसको लाने वाला जो ब्रॉड बॉय था, एक राजू नाम का शख्स था, वो उसको लेके आया। हिस्ट्री उन्होंने दी कि उसका गला काट दिया गया है। जब वो हमारे पास आई तो वो सेमी कॉन्शियस थी, पूरी सुध में नहीं थी वो, और उसकी गर्दन कटी हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी। मैंने और हमारे दूसरे डॉक्टर साहब हैं, हम दोनों ने मिलकर कोशिश की, हमने ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो एक्सपायर हो गई। साथ साथ हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, पीआई हमने कर दी थी, और साथ में पुलिस को हमने इन्फॉर्म करके और बॉडी उसकी अब कालका मोर्चरी में रेफर कर दी। तो उसको डायरी भी मिली उसके पास? उसके पास एक डायरी थी, जो विटनेस उसके साथ लेके आया था, वो हमने पुलिस को ही हैंड ओवर करवा दी थी। जो SHO यहाँ पे आए थे पिंजौर के, हमने वो डायरी उनको हैंड ओवर। कुछ लिखा भी था उसमें? वो सारा पुलिस को ही। अच्छा। पिंजौर फार्मेसी में एक अननोन महिला मिली है, जिसको एक रागीर लेके आया और उसकी गला काट के हत्या हो गई है, और जिसके मामले में अभी जांच कर रहे हैं, और जो फैक्ट होंगे वो सब। कितनी उम्र की होगी? 30 से 35 साल की। कोई नाम तो नहीं? अभी आइडेंटिफाई नहीं है, बाकी जांच कर रहे हैं जांच। पिंजौर की इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर बुटीक में महिला पर हमला किसने किया? हत्या के पीछे क्या वजह थी? और डायरी में लिखे नामों का इस मामले से क्या कनेक्शन है? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।